हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद सौरभ में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है प्रोग्रामिंग विद सौरभ, जिसके अंदर ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो बना के डाला हुआ है। जिसमें फर्स्ट मैंने जो वीडियो बनाया वो बनाया बेसिक इंट्रोडक्शन टू सी फॉर बिगिनर्स। इसमें मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है सी के बारे में कि सी किसने बनाया, सी हमें क्यों सीखना चाहिए, या फिर सी और सी प्लस प्लस में डिफरेंस क्या होता है, सी सीखने से हमें आगे और भी जो लैंग्वेजेस होती है उससे सीखने में ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा मैंने एक इसमें कोड को भी लिख के बताया। देन जो मैंने सेकंड वीडियो बनाया वो बनाया हाउ टू अनइंस्टॉल VS कोड एंड GCC कंपाइलर। हम VS कोड और GCC कंपाइलर को कैसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। थर्ड जो मैंने वीडियो बनाया उसमें मैंने बताया है कि VS कोड और GCC कंपाइलर को आप इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। साथ में मैंने आपको एक प्रोग्रामिंग भी करके इसके अंदर बताया है। उसी के साथ में मैंने इसको डिस्क्राइब भी किया है कि इसमें हेडर फाइल कौन सी होती है, प्री प्रोसेसर कौन सा होता है, उसके साथ में ब्रैकेट्स का क्या यूज़ है, कर्ली ब्रैकेट्स का क्या यूज़ है, उसके साथ में ही सेमी कॉलन का क्या यूज़ है। ये सभी के बारे में मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आइए समय वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने वेरिएबल्स की तरफ और इसमें हम बात कर लेते हैं। तो ये जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स तो मैंने आपको लिखवाया है कि वेरिएबल्स इज द नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन विच स्टोर सम डेटा। वेरिएबल्स जो होता है वो एक नाम होता है मेमोरी लोकेशन का जो स्टोर करता है कुछ डेटा को। जैसे आप मान के चलिए ये हमारा एक मेमोरी है जिसके अंदर हमने 25 को स्टोर किया है, और जो 25 को स्टोर किया है और उसका जो नाम हमने दिया है उसको दिया है हमने ए, और जो ए हमने नाम दिया हुआ है इसी को हम कहते हैं वेरिएबल्स। जैसे आप सपोज कीजिए कि हमने एक जूते हैं हमारे पास और उस जूते को हमें रखने के लिए हमें एक बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो बॉक्स होता है वो हमारा कंटेनर होता है और हमने जो उसको नाम दिया हुआ है वो हमारा होगा वेरिएबल्स। आइए अब इस पर हम लोग एक कोड करके देख लेते हैं कि किस टाइप से। तो जैसे खोल लेते हैं अपना VS कोड और ये मैंने प्रोग्रामिंग को बनाया हुआ है तो इसको हम हटा देते हैं। देन यहाँ पर इसको कर दिया जाए पहले डिलीट, और अब यहाँ पर हम टाइप करेंगे हैश इंक्लूड stdio.h। यहाँ पर इंट मेन ब्रैकेट्स, देन आगे चल के लगाएंगे हम कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं इंट नंबर लेकिन इंट नंबर इज इक्वल टू 25, फिर लगा देंगे हम सेमी कॉलन। ये हमारा हो गया इंटीजर नंबर के लिए। अगर ठीक इसी प्रकार से अगर हम कैरेक्टर के लिए लेना चाहें तो कैरेक्टर के लिए हम लेंगे CHAR कैर स्टार इज इक्वल टू दो कोट्स लगा लेंगे, सिंगल कोट्स हम लेंगे और इसके अंदर हम कर लेंगे स्टार, बाहर चल के हम लगा लेते हैं सेमी कॉलन। ठीक इसी प्रकार से हम लोग वेरिएबल्स को समझेंगे कि वेरिएबल्स में एक हमने 25 को स्टोर किया, तो जो 25 को हमने स्टोर किया है उसका हमने नाम क्या दे दिया है, तो उसको नाम हमने दे दिया है नंबर। ठीक उसी प्रकार से जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर में हमने स्टार को किया है, तो स्टार को जब हमने प्रिंट किया है तो स्टार के लिए हम यहाँ पर नाम जो दे देंगे वो दे देंगे स्टार। तो सपोज डैट आप सपोज कीजिए कि कोई नंबर है जिसको हमने 25 नंबर को स्टोर किया है मेमोरी के अंदर, और जिस डब्बे और कंटेनर में स्टोर हुआ है उसका नाम हमने क्या रखा है, तो उसका नाम हमने रखा है नंबर।
अब चलते हैं हम दूसरे पे अपने। तो ये है हमारा, ठीक उसी प्रकार मैंने इसमें बता दिया आपको कि द नंबर स्टोर 25 इन मेमोरी, एंड जिस डब्बे और कंटेनर में ये स्टोर हुआ है उसका नाम हमने क्या रखा था, नंबर। ये मैंने उसका एक फॉर्मेट भी आप लोगों को बना के बता दिया है कि इस फॉर्मेट में बनेगा। फ्लोट जो पाई की वैल्यू होती है वो 3.14 होती है। उसी प्रकार से आप देख लीजिए वेरिएबल्स रूल्स की अगर हम बात करें तो वेरिएबल्स रूल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स रूल्स में हमने फर्स्ट की बात की है, वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। इसका मतलब ये होता है कि वेरिएबल्स में जो केस हम लिखते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई स्मॉल में मतलब कोई छोटा ए और कुछ बड़ा ए मतलब स्मॉल ए एंड कैपिटल ए लिया है तो ये दोनों में क्या होगा, डिफरेंस होगा, दोनों में अंतर होंगे, दोनों कभी भी सेम नहीं होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लेके चले तो इंट ए इज इक्वल टू 30, देन इंट कैपिटल ए इज इक्वल टू 40, ये दोनों अलग अलग होंगे, वो या सेम नहीं होंगे। ठीक उसी प्रकार से मैंने आपको सेकंड वाला बताया कि फर्स्ट कैरेक्टर इज अल्फाबेट और अंडर स्कोर। इसके अंदर ये होगा कि इंट अंडर स्कोर एज इज इक्वल टू 22, देयर आर राइट, इट इज राइट कैरेक्टर, ये सही कैरेक्टर होगा। लेकिन अगर उसी के जगह आप ये लिखे कि इंट माइनस एज इज इक्वल टू 22 तो देयर आर नॉट राइट, इट इज रॉन्ग कैरेक्टर। तो इसमें सिर्फ अल्फाबेट आ सकता है या फिर अंडर स्कोर आ सकता है, इसके अलावा जो भी आएगा वो गलत होगा। ये सिर्फ वेरिएबल्स नेम में। उसके अलावा थर्ड हमारा दे रहा है नो कोमा एंड ब्लैंक स्पेसेस, ओनली वन स्पेशल कैरेक्टर आर यूज इन दिस वेरिएबल अंडर स्कोर। इसमें कोई कोमा और कोई ब्लैंक स्पेस आप नहीं ले सकते हैं, सिर्फ एक ही स्पेशल कैरेक्टर इसके अंदर यूज कर सकते हैं जिसका नाम होता है अंडर स्कोर। तो इसमें मैंने आपको बता दिया है कि इंट फाइनल प्राइस इज इक्वल टू 100, एंड देन फोर्थ की हम बात करें तो नो अदर सिंबल अदर देन अंडर स्कोर। इसमें मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर आप लोग कोमा ब्लैंक स्पेसेस का उपयोग नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ एक ही चीज का आप उपयोग करेंगे, वो होगा हमारा अंडर स्कोर। इसमें आप स्पेशल टिप्स के तौर पे अगर आप देख ले तो जो आपके जो सीनियर प्रोग्रामर होते हैं वो आपको बताते हैं कि वेरिएबल्स नेम आर ऑलवेज मीनिंगफुल। वेरिएबल्स के जो नाम होंगे वो हमेशा एक मीनिंगफुल होने चाहिए। जैसे मीनिंगफुल का मतलब ये होगा कि यहाँ पे हम चाहते तो इसको एफ टी भी लिख सकते थे, लेकिन यह एक हम समझ जाएंगे, लेकिन हमारे जो सीनियर प्रोग्रामर होंगे अगर उनको समझाने में हो तो वो नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हम इसका पूरा नाम लिखते हैं जो लिखेंगे हम फाइनल प्राइस। वेरिएबल्स को देखते ही और पढ़ते, वेरिएबल्स को अगर हम मीनिंगफुल होगा तो हमें उसको पढ़ते और देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसमें स्टोर क्या हुआ है। उसी के साथ में हम चलते हैं डेटा टाइप्स की तरफ। तो डेटा टाइप्स में वेरिएबल्स क्या बोलता है कि कैरेक्टर और साइन कैरेक्टर 1 बाइट, मतलब कैरेक्टर और साइन कैरेक्टर जो होता है वो 1 बाइट लेता है, अनसाइन कैरेक्टर हमारा 1 बाइट लेता है, इंट और साइन इंट हमारा 2 बाइट्स लेता है, अनसाइंड इंट अपना 2 बाइट्स लेता है, शॉर्ट इंट और अनसाइंड शॉर्ट इंट यह हमारा 2 बाइट्स लेगा। उसके अलावा आप साइंड शॉर्ट इंट ले लीजिए 2 बाइट्स, लॉन्ग इंट और साइंड लॉन्ग इंट आप ले लीजिए 4 बाइट्स लेगा, अनसाइंड लॉन्ग इंट ले लीजिए आप 4 बाइट्स, फ्लोट 4 बाइट्स, डबल 8 बाइट और लॉन्ग डबल 10 बाइट्स लेते हैं। इसमें हमें मेन पढ़ना क्या है, तो इसमें हम कैरेक्टर पढ़ेंगे, इंट पढ़ेंगे, फ्लोट पढ़ेंगे। इसके अंदर यही और ये जितने 1 बाइट 2 बाइट्स 4 बाइट्स 8 बाइट 10 बाइट्स जो लिखा है इसको इतना डीपली समझने की जरूरत नहीं है। जब हम आगे पढ़ते चलेंगे तो धीरे धीरे इस चीज़ को समझेंगे। इसके अलावा आप अगर देखें तो सी कोडिंग में हम सबसे ज़्यादा देखते हैं कि जो लोग C++ पढ़ने के बाद सी को पढ़ते हैं या फिर जावा पढ़ने के बाद सी को पढ़ते हैं, तो उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात सुनने को मिलेगा कि सी कोडिंग के अंदर ना तो बूलियन टाइप का डेटा टाइप होता है और ना स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप होता है। यह दोनों ही सी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि सी सबसे पहले आई थी, यानी सी 1970 में आई थी। इसी प्रकार से अगर हम डेटा टाइप की बात करें तो डेटा टाइप इंट, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, तो सबसे पहले हम इंटीजर की बात करेंगे। इंटीजर क्या
क्या स्टोर करता है? इंट स्टोर करता है इंटीजर्स वैल्यू को। इंटीजर्स वैल्यू को यानी जो वैल्यू हमारी होल होती है, जो पॉजिटिव हो सकती है और जो नेगेटिव भी हो सकती है, जो हमारी नेगेटिव भी हो सकती है, जैसे +1 +2 +3 और उसी के साथ में -1 -2 -3, इस तरह की वैल्यू हमारी इंटीजर होगी। और फ्लोट की हम बात करें तो फ्लोट में डेसिमल टाइप्स वैल्यू आती है, जैसे 2.3, 8.64, 9.67, यह सभी फ्लोट होती है। और कैरेक्टर तो आप जानते ही हैं, कैरेक्टर जो होता है, जो भी हमारे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं ना, जैसे हैश, स्टार, @ और भी बहुत कुछ, ये सभी कैरेक्टर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट तीनों की तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में यह हमने इंटीजर का बना लिया था। तो इंटीजर में जो हमने नंबर लिया हुआ है, यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे एज, और यहाँ पर कैरेक्टर में हम कर लेंगे हैशटैग हमने टाइप किया है। और हैशटैग के बाद अब हम यहाँ पर चल के यहाँ पर कर लेते हैं हैश, और उसी के साथ में अब हम फ्लोट टाइप कर लेते हैं। तो फ्लोट के लिए हम लिखेंगे FLOAT फ्लोट, और पाई इज इक्वल टू 3.14 और सेमी कॉलम्स। उसी के बाद हम नीचे टाइप कर लेंगे रिटर्न 0 और सेमी कॉलम लगा देंगे। तो इसमें हमने बता दिया कि इंटीजर एज इज इक्वल टू 25, कैरेक्टर हैशटैग और फ्लोट पाई की वैल्यू आप लोग जानते हैं 3.14 होता है। अगर 22/7 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो हमारा 3.14 आता है, जो हमारे पाई की वैल्यू होती है। अब इसी के साथ में अगर हम देखें कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। हम बड़े बड़े कंपनी में कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एडमिन पैनल, वेबसाइट बनाते हैं, उसके टेस्टिंग पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, अपना खुद का एक ईमेल पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं, एक ईमेल पासवर्ड बना लेते हैं, रख लेते हैं, जो फिक्स्ड होता है, जिसकी वैल्यू हमें कभी चेंज नहीं करना है, और हमें उसी ईमेल पासवर्ड से लॉगिन करना है, जिससे हम एक ईमेल वेरिएबल बना सकते हैं और एक पासवर्ड वेरिएबल भी बना सकते हैं। आई होप मैंने यहाँ तक आपको पढ़ाया है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने कांस्टेंट की तरफ। तो कांस्टेंट की तरफ अगर हम बात करें तो कांस्टेंट में हमने बताया कि वैल्यूज डोंट चेंज। ये वैल्यू इसके अंदर, कांस्टेंट के अंदर वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, यह एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। अगर इसके टाइप्स की हम बात करें तो कांस्टेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट होते हैं हमारे इंटीजर कांस्टेंट, सेकंड होते हैं हमारे रियल कांस्टेंट, और थर्ड हमारे होते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। अब इंटीजर कांस्टेंट्स होते क्या है, तो इंटीजर कांस्टेंट जैसे 1 2 3 0 -1 -2 -3 -4 -5, ये सभी जो होते हैं हमारे वो इंटीजर कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम रियल कांस्टेंट्स की बात करें तो रियल कांस्टेंट 1.0 2.0 3.14, ये हमारे जो होते हैं वो रियल कांस्टेंट्स होते हैं। और कैरेक्टर कांस्टेंट्स की हम बात करें तो कैरेक्टर कांस्टेंट्स हमारे स्मॉल a, स्मॉल b, कैपिटल A, कैपिटल B, या फिर हैशटैग हो सकता है, @ हो सकता है, %, हो सकता है। या हमारे इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट के कुछ एग्जाम्पल बताए हैं। इसी के साथ में हम बात करें कीवर्ड्स की, तो रिजर्व्ड वर्ड्स दैट हैव स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर, मतलब इसके अंदर 32 ऐसे स्पेशल मीनिंग्स रिजर्व्ड होते हैं जो सिर्फ कंपाइलर ही समझ सकता है।
जैसे 32 कीवर्ड्स इन सी में जो हैं वो रिजर्व्ड है, उसे हम वेरिएबल नेम की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब ये जो 32 जो हमारे वर्ड्स दिए हुए, ये 32 वर्ड्स को हम वेरिएबल्स के नेम की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। 32 वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? तो ऑटो होते हैं, ब्रेक होते हैं, कैश होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, डू होते हैं, डिफॉल्ट होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, डबल होते हैं, एल्स होते हैं, एनम होते हैं, स्टर्न होते हैं, फोर होते हैं, इफ होते हैं, गो टू, फ्लोट, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, साइंड, स्टैटिक, साइज ऑफ, शॉर्ट, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप डेफ, यूनियन, वॉइड, वाइल, वॉलेटाइल या अनसाइंड। ये जो 32 वर्ड्स जो होते हैं इसे हम किसी भी वेरिएबल के नेम में यूज नहीं कर सकते हैं। और इसके अंदर हम मेन पढ़ने वाले हैं कैरेक्टर, इंटीजर और फ्लोट। ये 3 चीज हम पढ़ेंगे। बाकी हम धीरे धीरे आगे जब हम चैप्टर्स आगे पढ़ते चलेंगे तो उस टाइम ये सभी चीज हमारे क्लियर होते रहेंगे। इसी के साथ में अगर आप बात करें तो प्रोग्राम जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोग्राम के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें अगर आप बात करें हैश इंक्लूड stdio.h, तो यह जो हमारा होता है वो होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। उसी के साथ में आप ये देख लीजिए इंट, मेन, ब्रैकेट्स एंड कर्ली ब्रेसेस जो हमने लगाया हुआ है, यानी यहाँ से हमारा क्या होता है, प्रोग्राम रन करना चालू होता है। यहाँ से हमारा प्रोग्राम रीड करना चालू करता है। जैसे इसको आप बात करें तो ये जो हमने 2 ब्रैकेट्स लगाए हैं इसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। उसके साथ में यह जो हमने लगाया है इसको हम बोलेंगे कर्ली ब्रेसेस। और उसी के साथ में जब हम इसके नीचे लिखना चालू करते हैं तो इंट के नीचे जो भी लिखा होता है वो होता है मेन का कोड। मतलब जो हमने इंट के नीचे ये जो कुछ भी लिखा हुआ है यह सभी चीज होता है मेन का कोड। प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है वो मेन फंक्शन से ही शुरू होता है। मतलब प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो मेन फंक्शन से ही शुरू होता है। फंक्शन हमारे कोड का ऐसा पार्ट होता है जो हमें कुछ काम करके देता है। फंक्शंस हमारे यह हैं जो हमारे कोड का ऐसा पार्ट होता है जो हमें कुछ काम करके देते हैं। मेन फंक्शंस में हमेशा किसी सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। मेन फंक्शन से ही हमेशा सी प्रोग्राम का क्या होता है, एग्जीक्यूशन शुरू होता है। और वह जो एग्जीक्यूशन होगा वह लाइन बाय लाइन होगा। मतलब आप सोचिए कि यह जो इंट मैंने इसको मैं नीचे लिख दूं और इसको ऊपर लिख दूं तो यह रन नहीं करेगा। पहले अगर यह लाइन आई है तो यही लाइन एग्जीक्यूट होगी। जैसे प्रिंट एफ, जैसे हमने यह लिखा हुआ है, अब यहीं पर हम अगर नीचे लिख दें प्रिंट एफ पैरेंथेसिस लगा के अंदर डबल कोट्स लगा के लिख दें हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर हम लगा दें डबल कोट्स और इसको हम कर दें कमेंट आउट। इसको अगर हम कर दें कमेंट आउट कर देते हैं, पहले इसको हमने कर दिया कमेंट आउट। और अब हम अगर इस प्रोग्राम को सेव करके अगर इसको रन करें तो देख लेते हैं। यहाँ पर हम टाइप करेंगे gcc hello.c और यहाँ पर ए करके टैब प्रेस करेंगे तो हमारा यह हेलो वर्ल्ड ही सिर्फ प्रिंट हुआ। बाकी यह जो है वो हमारा कमेंट आउट हो गया। यह सिर्फ हम ही पढ़ सकते हैं, यह कंपाइलर नहीं पढ़ेगा। हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि यह होता क्या है, कैसे कमेंट आउट क्या होते हैं, कमेंट हम लिखें तो कमेंट लिखने से क्या बेनिफिट है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर हमने यह लाइन, फिर हमारा मेन फंक्शन खत्म हो जाता है। अगर आपने रिटर्न 0 पहले यह लाइन पहले आपने प्रिंटफ वाली लाइन लिखी, उसके बाद जब आप रिटर्न 0
रिटर्न 0 जब आप लिखते हैं तो आपकी लाइन जो आपने जब ये सेमी कॉलम्स लगा दिए तो आपका जो लाइन होता है वो ख़त्म हो जाता है, फिर हमारा मेन फंक्शन ख़त्म हो जाता है और हम हर लाइन के पीछे एक सेमी कॉलन, हम हर एक लाइन के पीछे एक सेमी कॉलन जरूर लगाते हैं, सेमी कॉलन लिखते हैं। या सेमी कॉलन हमारे लाइन में एक सेमी कॉलन जैसा होता है जो फुल स्टॉप का काम करता है। जो ये सेमी कॉलन है यह हमारा फुल स्टॉप का काम करता है हमारे लाइन के पीछे। हम सी प्रोग्रामिंग सेमी कॉलन लगाकर यह बताते हैं कि हमारी यह लाइन खत्म हो गई है और अब हम जो लाइन लिखेंगे वह दूसरे लाइन से लिखेंगे। सेमी कॉलम्स के बाद भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा थोड़ा सा प्रोग्राम को बेटर दिखाने के लिए हम उसको दूसरी लाइन में लिखते हैं। उसी के साथ में हम अब आ जाते हैं अपने कमेंट्स की तरफ। तो कमेंट्स आर नॉट पार्ट ऑफ प्रोग्राम। कमेंट्स जो होता है, लाइन्स आर नॉट पार्ट ऑफ प्रोग्राम। जब हम कमेंट्स कुछ लिखते हैं तो यह हमारे प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता है। कमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। 2 टाइप्स के कमेंट्स होते हैं। एक होता है हमारा सिंगल लाइन कमेंट एंड सेकंड जो होती है हमारी वो होती है मल्टी लाइन कमेंट्स हम अपने सी कोडिंग में कमेंट्स लिख सकते हैं। कमेंट्स हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं या फिर हम दूसरे लैंग्वेज में भी कमेंट्स लिख सकते हैं। कोड मीनिंग इंक्लूडेड नहीं होते, यह कोड में इंक्लूड नहीं होते, हम अलग से लिख सकते हैं। अलग से लिखने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि यह हमारा सिंगल लाइन कमेंट था, ठीक इसी प्रकार से अगर आप मल्टी लाइन अगर आप कमेंट भी लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं। इसको मल्टी लाइन भी आप लिख सकते हैं, आप इसको मल्टी लाइन भी लिख सकते हैं। मल्टी लाइन के लिए हम यह लगा के और लगा देंगे स्टार और फिर नीचे चल के हम यहाँ पर लगा देंगे स्टार और इसको हम चल के यहाँ पर लगा देंगे स्टार और यह हमारे जो प्रोग्राम है यह हमारा मल्टी लाइन हो गया। अब हम वापस इसको सेव करके एक बार रन करके देख लेते हैं कि यह रन हो रहा है कि नहीं। तो हम टाइप करते हैं gcc hello.c। तो ये आउट हमने लिखा तो यह हमारा सिर्फ हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट हुआ, बाकी यह जो लाइन है वो हमारी प्रिंट नहीं हुई क्योंकि यह कमेंट सिर्फ हम ही रीड कर सकते हैं, यह हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं होता है। उसी के साथ में हम कमेंट्स में हमने क्लियर कर लिया कि कमेंट्स क्या होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स कैसे होते हैं और मल्टीपल लाइन कमेंट्स कैसे होते हैं, ये दोनों हमने देख लिया है। अब हम बात करेंगे आउटपुट केसेस के बारे में कि आउटपुट केसेस क्या होते हैं, आउटपुट होता क्या है। तो आउटपुट का मतलब ये होता है कि हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं उससे हमें कुछ आउटपुट मिले। अब आउटपुट मिलने के लिए आउटपुट के लिए हम क्या करते हैं तो वो भी बात कर लेते हैं हम। तो हम इसमें देख लें इंटीजर्स। अगर इंटीजर्स के लिए हमें आउटपुट चाहिए तो उसके लिए हम टाइप करेंगे प्रिंट एफ पैरेंथेसिस डबल कोट्स इज परसेंटेज डी कोमा इज और फिर पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे अपना। ये डी डबल वैल्यू होता है, मतलब इंटीजर्स के अंदर हमेशा डबल वैल्यूज ही आती हैं। ऐसे ही आप रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स मतलब फ्लोट की अगर हम बात करें तो रियल नंबर में प्रिंट एफ और वैल्यू ऑफ पाई इज परसेंटेज एफ। परसेंटेज एफ का मतलब होता है फ्लोट, परसेंटेज डी का मतलब होता है डबल और पाई। ठीक उसी प्रकार अगर कैरेक्टर की बात करें तो प्रिंट एफ स्टार लुक लाइक दिस, परसेंटेज सी का मतलब होता है कैरेक्टर और परसेंटेज डी परसेंटेज एफ परसेंटेज सी आर all 3 components format specifier under C। फॉर्मेट की अगर आप बात करें तो फॉर्मेट हम एक बार देख लेते हैं। तो फॉर्मेट के लिए हम कर लेते हैं, यहाँ से इसको हटा दिया जाए, इसको हमने यहाँ से हटाया और अब हम यहाँ पर इंट मेन के बाद टाइप कर लेंगे इंट एज
इज इक्वल टू 22 और फिर लगा देंगे सेमी कॉलन। अब यहाँ पर हेलो वर्ल्ड को हटा के प्रिंट एफ हमने लिखा है, प्रिंट एफ के बाद अंदर लिखेंगे एज इज परसेंटेज डी, एज इज परसेंटेज डी, और फिर यहाँ से हम चल के लगा देंगे कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद हम लिख देंगे एज, और ये सेमी कॉलन हमारा लगा हुआ है, रिटर्न 0, और यह प्रिंट करा देगा इंटीजर की वैल्यू। तो हम इसको करते हैं कंट्रोल एस से सेव, टर्मिनल पे चलते हैं, न्यू टर्मिनल को यहाँ पर हम टाइप करेंगे gcc hello.c, यहाँ पर ए आउट हम लिखेंगे तो एज इज 22 हमारा प्रिंट हो गया है। और यह जो प्रिंट करा देगा इंटीजर की वैल्यू, जैसे हम देखते हैं कि जो वैल्यू हमारे पास आती है कंपाइल करने के बाद वो परसेंटेज में आती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन लेंगे। नेक्स्ट लाइन के लिए हम परसेंटेज डी के परसेंटेज डी एन अगर आप लगा दें तो यह हमारे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। अब जो भी लेंगे तो हमारे पास सिर्फ वैल्यू ही आएगी, तो यह हमारे पास सिर्फ वैल्यू आ गई है, तो इसको हटा दिया जाए। ठीक उसी प्रकार से हम जैसे हमने इसमें इसको इंटीजर को देख लिया, उसी प्रकार से फ्लोट होता है, कैरेक्टर होता है, सेम इसी प्रकार से हम उसको कर सकते हैं। प्रिंट एफ उसमें भी आएगा, बट यहाँ पे परसेंटेज डी की जगह परसेंटेज एफ लग जाएगा। अब उसी के साथ में हम चलते हैं इनपुट की तरफ। तो जब हम इनपुट फंक्शंस को लेते हैं तो इनपुट फंक्शंस को लेने के लिए हम लिखते हैं स्कैन एफ परसेंटेज डी एम परसेंट एच। यह परसेंटेज डी हमें यह बताती है कि हम इंटीजर टाइप की वैल्यू को ले रहे हैं। यह हमारा फर्स्ट होता है, फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यह परसेंटेज डी हमें यह बताती है कि हम इंटीजर वैल्यू को ले रहे हैं। सेकंड परसेंटेज डी जो होता है वो फंक्शनल स्पेसिफायर होता है। एम परसेंट जो यहाँ पर आप देख रहे हैं एम परसेंट लिखा हुआ है, जो एम परसेंट होता है वह एक एड्रेस होता है, वह किसी भी वेरिएबल का एड्रेस होता है। वो किसी भी वेरिएबल का क्या होगा, एक एड्रेस होगा। हम इसका भी एक फॉर्मेट लेके देख लेते हैं। तो चलते हैं अपने VS कोड की तरफ, और यहाँ पर प्रिंट एफ तो हमने लिखा हुआ है, यहाँ से इसको हटा दिया जाए, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं एंटर एज, और यहाँ पर इसको कर दिया जाए बंद। अब उसके बाद हमको इनपुट चाहिए, तो इनपुट के लिए हम लिखेंगे स्कैन एफ पैरेंथेसिस डबल कोट्स, और डबल कोट्स के अंदर हम टाइप करेंगे परसेंटेज डी, और फिर हम लगा देंगे कॉमा एंड एम परसेंट हम लेंगे, और उसके बाद हम टाइप करेंगे एच। उसके बाद बाहर चल के लगा देते हैं हम सेमी कॉलन, फिर नीचे चल के हम लिखते हैं प्रिंट एफ पैरेंथेसिस डबल कोट्स हमने अंदर लगाया, और लिखा हमने एज इज परसेंटेज डी कॉमा एच। बाहर चल के लगा देते हैं सेमी कॉलन, रिटर्न 0 हमारे पास है, और इस प्रोग्राम को हम कर लेते हैं कंट्रोल एस से सेव। टर्मिनल पे चल के न्यू टर्मिनल को करते हैं प्रेस, और यहाँ पर हम लिखेंगे gcc hello.c, यहाँ पर ए आउट लिखेंगे,
तो यहाँ पर इनपुट लेने के लिए हमसे एज पूछ रहा है, तो एज के लिए हम लिख देंगे 22। तो यह हमारा एज इज़ 22 क्या हुआ, प्रिंट हो गया। तो यह हमारा इनपुट लेने का फॉर्मेट था कि हम इनपुट कैसे लेंगे। अब सी में अब हम बात करेंगे कि सी में हम आउटपुट कैसे, अब सी के अंदर हम बात करेंगे कि सी में हम आउटपुट कैसे लेंगे। तो सी में आउटपुट लेने के लिए ए और बी का हम आउटपुट कैसे लेंगे। तो हम चलते हैं अपने VS कोड की तरफ और इस प्रोग्राम को हम कर देते हैं पूरा क्लोज। इंट एज तक रहने देते हैं, इसको भी हम कर देते हैं। अब यहाँ पर हम करते हैं इंट मेन पैरेंथेसिस, अब लगा लेते हैं कर्ली ब्रेसेस। देन नीचे चलते हैं हम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंट ए कोमा बी। अब यहाँ पर हम लगा देते हैं कोमा बी सेमी कॉलन, देन नीचे चला जाए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट एफ पैरेंथेसिस, अंदर लगा लेंगे डबल कोट्स और लिखेंगे एंटर ए की वैल्यू। हमें ए की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे बाहर चल के लगा लेते हैं सेमी कॉलन। देन सेकंड हमको आउट इनपुट चाहिए, तो इनपुट के लिए हम लिखेंगे स्कैन एफ पैरेंथेसिस लगा के अंदर लगा लिया जाए डबल कोट्स और लिखा जाए परसेंटेज डी, लगा लिया जाए कॉमा एड्रेस ऑफ एम्परसेंट और हमें क्या चाहिए, तो ए की वैल्यू। अब बाहर चल के इसको कर लेते हैं सेमी कॉलन से क्लोज और फिर नीचे चल के हम टाइप करेंगे प्रिंट एफ। अब हमें बी की वैल्यू लेना है, तो लगा लेते हैं पैरेंथेसिस डबल कोट्स और अंदर लिखेंगे हम एंटर बी और यहाँ पर चल के हम लगा लेते हैं सेमी कॉलन और फिर नीचे चलते हैं और नीचे चल के हम लिखेंगे स्कैन एफ परसेंटेज डी। इस यहाँ पर हम लगा ले डबल कोट्स और अब लिखेंगे परसेंटेज डी कॉमा एड्रेस ऑफ बी। तो एड्रेस ऑफ बी हमने लिखा, बाहर गए, यहाँ पर हमने लगा लिया सेमी कॉलन। अब हम इसका सम निकाल लेंगे, तो सम के लिए लिखेंगे इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस बी। और अब चलते हैं, इसको कर लेते हैं हम आउटपुट प्रिंट। आउटपुट भी हमें इसका लेना पड़ेगा, तो आउटपुट के लिए लिख लेंगे हम प्रिंट एफ पैरेंथेसिस डबल कोट्स और अंदर हम लिखेंगे सम इज डबल डॉट लगा लेते हैं और लिख लेते हैं परसेंटेज डी और यहाँ से हम कोमा लगा के बाहर टाइप कर लेते हैं सम और यहाँ पर जाके हम इसको कर देते हैं क्लोज। अब नीचे टाइप कर लिया जाए रिटर्न ज़ीरो और इस प्रोग्राम को हम करते हैं कंट्रोल एस से सेव। न्यू टर्मिनल पे चलते हैं, न्यू टर्मिनल पे जाके इसको करते हैं ओपन। यहाँ पर हम लिखेंगे GCC hello.c
अब यहाँ पर ए डॉट आउट, अगर ए डॉट टैब अगर आप दबाएं ए टैब, तो आपका ये एंटर, ए की वैल्यू हम जैसे लिख लेते हैं 24, बी की वैल्यू हम लिख लेते हैं 45, तो सम इज 69। मतलब हमने पहले क्या किया, इनपुट लिया और इनपुट लेने के बाद उनका सम कराया और सम कराने के बाद उसको क्या कर दिया हमने, प्रिंट। तो हमारा सम कितना आ गया, तो सम हमारा आया 69। यह हमने इसके अंदर इनपुट और आउटपुट दोनों को लेके हमने उसका सम डिफाइन कर लिया और यह हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब उसी के साथ में यह कंपाइलेशन की अगर हम बात करें तो कंपाइलेशन तो कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट सी कोड इनटू मशीन कोड। जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है वो ट्रांसलेट करता है सी कोड को किस में, मशीन कोड में। जैसे hello.c ये हमारा एक नाम है जिसको इन्होंने सी कंपाइलर ने किया और सी कंपाइलर ने उसे क्या किया, a.exe विंडो के लिए, विंडो के अंदर a.exe आता है। अगर लिनक्स की आप बात करें तो a.out, मैक के अंदर भी a.out ही होता है। तो इससे कोई चिंता लेने की बात नहीं है, विंडो के लिए है। उसके अलावा a.out आप लिनक्स और मैक दोनों के लिए होता है। फ्रेंड्स, ये था हमारा वेरिएबल्स के बारे में। हमने वेरिएबल्स के अंदर हमने कीवर्ड्स भी पढ़ लिए, कॉन्स्टेंट्स भी पढ़ लिए, मल्टी लाइन कमेंट्स भी पढ़ लिए, सिंगल लाइन कमेंट्स भी पढ़ लिए। साथ में हमने इनपुट और आउटपुट हम कैसे लेते हैं उसका कोडिंग भी हमने करके देख लिया और सक्सेसफुली वो एग्जीक्यूट भी हुआ। तो अगर ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, जिससे मैं आपके लिए और वीडियो ला सकूं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।